जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, क्या कुछ उन्होंने कहा अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि बंदूक उठा चुके कश्मीरी युवाओं के लिए पुनर्वास के ऑफर पर विचार चल रहा है। सत्यपाल मलिक ये भी कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि पुनर्वास का ऑफर करें ताकि आतंकवाद का रास्ता छोड़कर कश्मीरी युवा लौट आए। वो ये भी कहते हैं कि आतंकवादियों को मारना आतंकवाद का इलाज नहीं हो सकता। राज्यपाल के इस बयान पर जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी ने सवाल उठाए और यही है इस वक्त की हमारी बहस। और जो सवाल हम उठा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या सेना और आम लोगों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकियों को सरकार गोली से जवाब नहीं बल्कि पुनर्वास का ऑफर देगी। सवाल ये भी उठता है क्या कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों से पहले आतंकियों का पुनर्वास होगा। हमारी बहस में सवाल यह भी रहेगा कि क्या आतंकियों को ऑफर देने से कश्मीर में अमन लौट आएगा। और बहस का सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार आतंकियों को पुनर्वास का ऑफर करती है तो इस ऑफर को क्या कश्मीरी आतंकी कबूल करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रोहित चहल हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी आप उन्हें कह सकते हैं। अमित रैना है, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के। फिरदौस ताक पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। और स्क्रीन पर मैं माजिद हैदरी को भी देख पा रही हूं, जर्नलिस्ट हैं। और अब से थोड़ी देर बाद यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खालिद राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल रोहित चहल आपसे है और सवाल मेरा सीधा सा है। राज्यपाल साहब कह रहे हैं कि एक भी आतंकी की अगर जान जाती है तो उन्हें तकलीफ होती है और उनकी कोशिश है कोई ऑफर करे कि इस तरह का रिहैबिलिटेशन हो कि ये बच्चे, सो कॉल्ड बच्चे वापस आ जाएं। क्या सरकार का भी यही स्टैंड है, आपको भी बच्चों को वापस लाने के लिए रिहैब का ऑफर देना है और आपको भी तकलीफ हो रही है जब आतंकी मारे जा रहे हैं तो? देखिए आदित्य जी, मैं सीधी से एक बात कहना चाहूँगा। आतंकवाद जो है और वो जो आतंकी है जो भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में जवाब देना है। एक चीज़ हम चाहते हैं कि मुख्य धारा से युवा जुड़े, कश्मीर की तरक्की बढ़े, क्योंकि कश्मीर के जो युवा है वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कथाकथित आतंकवादी हैं या संगठन है जो उनको बरगलाने में लगे हैं। हम वो मुख्य धारा से जुड़े और लगातार आप देखिए एक उदाहरण भी हमारे सामने है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिस तरीके से नज़ीर अहमद वानी जी हैं जो पहले आतंकवाद में थे, आतंकवादी थे, उसके बाद जब वो वापस ही उन्होंने की और उसके बाद मुख्य धारा से जुड़ने के बाद वो सेना से जुड़े और शहीद हुए देश के लिए। और आज उनको अशोक चक्र मनोरथ, उनको बाद आज उनकी जो धर्मपत्नी है उनको आज अशोक चक्र दिया जाएगा। तो मुझे लगता है अच्छा एक माहौल कश्मीर के अंदर बने। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, आतंकवादी जिस तरीके की भाषा समझेंगे, उनको अगर हथियार उठाएंगे तो उसको हथियार के तरीके जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने लगभग आप देखिए पिछले 5 साल के लगभग करीब 800 आतंकवादी, नहीं मैं बिल्कुल मैं सेना के पीछे नहीं छुप रहा। देखिए आपने मुझसे प्रश्न किया है, हमारा क्लियर है, ऑल आउट ऑपरेशन है वहां से जिस तरीके से। लेकिन बारामूला अगर आप देखिए सेना की कामयाबी गिनाने के लिए मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। एक सेकंड, मेरा सवाल, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली मेरे जवाब में। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा, या तो सरकार इस पुनर्वास के ऑफर के साथ है या तो नहीं है। आपने दोनों बातें अपने जवाब में कह दी। आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि हाँ सरकार इस ऑफर पर विचार कर रही है। देखिए हम ये चाहते हैं कि अमन शांति हो, वहां पे सुकून हो, और कश्मीर भी ये चाहता है, पूरा देश यही चाहता है। लेकिन सरकार का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जो जिस तरीके की भाषा समझता है वो अगर शांति चाहते हैं तो हम स्वागत है मुख्य धारा जुड़े। अगर वो बंदूक उठाएंगे तो उनको बंदूक की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए पुनर्वास देखिए व्यक्तिगत है, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये उनका व्यक्तिगत है, अगर उनको लगता है बिल्कुल। लेकिन एक और हमें समझना पड़ेगा कि कुछ लोग मुख्य धारा से जुड़ते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, सज्जाद गनी लोंगजीन का भी उदाहरण हमारे सामने है, जिस तरीके से वो करे। कुक्कू पारा जी का एग्जांपल हमारे सामने, जो राजनीति से जुड़े, मुख्य धारा जुड़े। और आप कहें तो अगर सिंगर्स अगर अब्दुल रशीद हाफिज जी है वो मुख्य धारा से जुड़े। तो मैं ये चाहता हूं, देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो भाषा आतंकवादी समझता है उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये भी देखा जाएगा कि 2018 के अंदर लगभग 12 आतंकियों ने सरेंडर भी किया है। अगर आप मुझे क्लैरिटी नहीं दे पाए ना तो समझ लीजिए व्यूअर्स को भी कोई क्लैरिटी नहीं। देखिए क्लैरिटी बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और जहां तक राज्यपाल की बात है, राज्यपाल जी जो है, ऑनरेबल गवर्नर जो है, वो उनका व्यक्तिगत है। अगर उन्हें लगता है वहां के हालात है तो वो पुनर्वास के ऑफर के साथ नहीं है। नहीं, अगर रिहैबिलिटेशन उनका होता है और रेडिकलाइजेशन होता है तो उसमें गलत भी नहीं है। रोहित चहल प्लीज छोड़ दीजिए, दोनों बातें एक लाइन में नहीं जाती है। जनरल के सिन्हा, आप कन्विंस हुए रोहित चहल के जवाब से? सर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई। आप तो फौजी हैं, आपको शायद ज्यादा बात समझ में आई होगी।
जी देखिए, ये फ्लिप फ्लॉप की पॉलिसी की बातें करते हैं जो अनक्लियर हैं, एब्सोल्युटली पता नहीं कि किस तरह से ऑपरेशंस चलते हैं। ये देखिए, एक बात तय है, जम्मू एंड कश्मीर में जो आज पूरी आतंकवाद 3 डिस्ट्रिक्ट में अंदर समझ गई है, वो उसके अंदर में ये कोई ऐसा एक ऑपरेशंस चला है जिसके साथ कामयाबी मिली है, मगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में है। एक हाइब्रिड वॉर चल रहा है। यदि हाइब्रिड वॉर में आपकी पॉलिसी, आपकी एम, आपकी जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपका गवर्नर का टर्म है इतना समय, तो हम इस फ्लिप फ्लॉप में घूमे। आप मुझे एक पिछले साल सुनने को मिला था, ना गोली से ना गाली से गले लगाएंगे, और क्या हुआ आप देखिए किस तरह से हमें शहादत देनी पड़ी, किस तरह से हमें ऑपरेशन को और तेज करना पड़ा। तो ऑपरेशंस तो खत्म हुए नहीं है। यदि आप यही कहिए कि आतंकवाद का सफाया हो गया, तो यह बहुत बड़ी भूल है। ये आतंकवाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो चल रहा है, पाकिस्तान उसको पूरा का पूरा फ्लिप देने के वो एक दिया है कि ये होम ग्रोन टेररिज्म हो रहा है। तो इसको आपको एड्रेस इस तरह से करेंगे यदि आप, तो एब्सोल्युटली आप गलत जाइएगा। आप देखिएगा आने वाले समय में, चाहे गवर्नमेंट बदल जाए, फिर हम इसी साइकिल में घूमते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि हमसे गलतियां हो गई। ठीक जनरल सिन्हा, ठीक सही बात आप यहां पर उठा रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। अमित रैना जी, भाई कश्मीरी पंडितों से तो कई बार वादे किए गए पुनर्वास के, उनका तो नहीं हो पाया सर। आतंकियों के पुनर्वास के ऑफर की बात कही जा रही है। देखिए 30 साल हो गए, पुनर्वास हुआ नहीं, और गवर्नर साहब अभी आए हैं। पिछले 6-8 महीने में इन्होंने एक बार भी कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की बात नहीं की, उनके सेटलमेंट की बात नहीं करी, उनकी रिहैबिलिटेशन की बात नहीं करी, मगर आतंकवादियों की रिहैबिलिटेशन की पैकेज की बात हो रही है। तो कोई कंक्रीट प्लान है नहीं, जिसका जो मर्जी आता है सवेरे उठ के बोल लेता है। मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नर साहब को अभी भी सिचुएशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप गवर्नर साहब कहते हैं पैकेज देंगे। पैकेज किसको देंगे? आतंकवादी इकोनॉमिक कारण पे नहीं आतंकवाद बना था, वहां सोच की समस्या है, वहां पाकिस्तान की समस्या है। अभी जनरल साहब ने कहा यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, वो जिहाद लड़ रहा है, तो किस चीज का पैकेज देंगे आप उसे? शरिया का, जिहाद का, किस चीज का पैकेज देंगे? अगर इकोनॉमिक रीजंस होते तो मैं फिर भी समझ सकता था, बट यहां तो सोच है जो आतंकवाद बनी हुई है, और उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप एक कैंसर का इलाज पैरासिटामोल से नहीं कर सकते। ठीक है, फिरदौस ताक, मेरा सवाल आपसे, महबूबा मुफ्ती तो इन आतंकियों को मिट्टी का बेटा बताती हैं, आपने सुना होगा, हमने उनका रिएक्शन भी चलाया। अब राज्यपाल साहब भी कुछ उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, तो आपको तो अब राज्यपाल साहब अच्छे लग रहे होंगे। वैसे तो ये वही राज्यपाल साहब हैं जिनकी फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी अभी कुछ महीने पहले। देखिए, राज्यपाल की फैक्स मशीन काम करे ना काम करे, पीडीपी का मौक़िफ़ जो है बहुत पहले से क्लियर है, और मुझे लगता है कि अगर हम तालिबान के साथ टेबल पर बैठ के डिनर कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अमन की बात कर सकते हैं, सऊदी और पाक भारत ने तालिबान के साथ नहीं किया, अफगानिस्तान ने किया। तो ये मिथ बंद करिए। अफगानिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, उसको किससे बात करनी है वो अफगानिस्तान डिसाइड करेगा। आप बैठ के कश्मीर में पीडीपी के ऑफिस में बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान किससे बात करेगा, ठीक है? आप नहीं डिसाइड करेंगे अफगानिस्तान को किससे बात करनी है। देखिए, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि कौन बोल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे बोलने दिया जाए। जब आप बोल लीजिएगा, अमित रैना जी बोल रहे थे, वो स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के। मैं सर सुनिए ना मेरी बात, अमित रैना जी आए हैं, इसलिए आप मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए सर, आप मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, आइडियोलॉजी की जो जंग है वो आइडियोलॉजी से ही लड़ी जा सकती है, और ये कोई बात जो है, ये कोई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बात नहीं है कि ये लोग भी अपने लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो भटक गए हैं। अच्छा। एक घर में जब कोई बेटा, किसी माँ का, किसी बाप का बेटा भटक जाता है, तो उसको घर से निकालकर गोली नहीं मारी जाती, बल्कि कोशिश की जाती है कि वो वापस घर में आए।
मुझे लगता है कि जो राज्यपाल की तरफ से ये बयान है और अगर मरकजी सरकार भी इसमें शामिल है और मरकजी सरकार की तरफ से भी ये पेशरफ्त की जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, एक ऐसा कदम जिसके लिए पीडीपी बहुत देर से कोशिश कर रही है और बहुत देर से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है मरकजी सरकार को कि रियासत जम्मू कश्मीर में रिकंसिलिएशन और पीस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गन का जवाब गन से नहीं दिया जा सकता, गन का जवाब गन से ही दिया जाएगा, ये मान के चलिए, और कुछ नहीं है। अगर बंदूक उठाई जाएगी तो उसका जवाब उसको गोली के रूप में दिया जाएगा। आप लोगों को तय करना है आपको बैलेट चाहिए या बुलेट चाहिए। अगर बुलेट चाहिए तो बुलेट ही वापस दी जाएगी, आप ये मान के चलिए। आवाम ने ये डिसाइड करना है। आप कह रहे हैं कि गन का जवाब गोली खाकर लीजिए मगर वापस कुछ मत करिए। आप ये कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गोली खाए, एक फौजी गोली खाए मगर वापस कुछ ना करे, ऐसी बात कर रहे हैं आप? दे रहे हैं उसका पत्थर का जवाब पत्थर से मिलेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। 50 नए मिलिटेंट रिक्रूट हो रहे हैं। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान या अफगानिस्तान से मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही। आज यहाँ से कोई ट्रेनिंग करने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहा। आपके होम ग्रोथ में हो रही है, यहाँ पे मिलिटेंट खुद यहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहीं पे वेपन मैनेज कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपका इस जो आपकी पॉलिसी है उस पर निकला क्या है अभी तक प्लीज। देखिए मैं आवाज ऊंची करने में यकीन नहीं रखती। प्लीज जनरल सिन्हा एक सेकंड रुक जाइए। जनरल सिन्हा प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड। फिरदौस ताक, जरा मैं चाहती हूँ मेरे प्रोड्यूसर साहब डेटा डाल दे। डेटा नहीं है, वो लोगों की जान से जुड़ा हुआ नंबर है। कितने जवानों ने शहादत दी है पिछले 4 सालों में, कितने सिविलियंस मारे गए हैं। आप यहां पर लेक्चर दे रहे हैं कि गन का जवाब गन नहीं हो सकती। आप चाहते हैं कि लोग मारे जाते रहे। हाँ फिरदौस ताक साहब, आपकी सरकार थी ना, आप मुझे बताइए हमने अचीव क्या किया है? आपके पास सिर्फ डाटा कंपाइल होता रहा है, आपके पास सिर्फ नंबर बढ़ता रहा है। आप बताइए आपने इस चीज से अचीव क्या किया है? क्या आप जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं या अपना डाटा बैंक बढ़ाना चाहते हैं? क्या ये डाटा बैंक बढ़ता रहेगा या रियासत जम्मू कश्मीर में जिस शहादत की आप बात कर रहे हैं उस शहादत को रोकने के लिए कोई कदम किया जाएगा? मेरी बात, आपके पास लॉजिकली किसी बात का जवाब नहीं है सर, आपके पास जवाब नहीं है तो कम से कम कहा कीजिए कि आपके पास जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए सर, प्लीज सर सवाल सुनिए, मैं समय नहीं गंवाना चाहती। छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। आपने इन भटके हुए नौजवानों को वापस लाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? आपने पत्थरबाजों से केस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? बस मुझे इतना बता दीजिए। देखिए 12,000 नौजवानों के खिलाफ जो फर्स्ट टाइमर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर वापस लिए गए। आप कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बस एक भी बच्चा इनमें से दोबारा जो है वो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। आपने सीज फायर किया, आपने सीज फायर किया, जो रमजान के महीने में सीज फायर किया और सरकार ने दैट हैज बीन द वन ऑफ द पूरी कोशिश की, अमल की शांति की, सरकार ने कोशिश की कि भैया रमजान चल रहा है सीज फायर की जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आतंकवादी हमले हुए तो आतंकवादियों को उनकी भाषा में जवाब देने का हमारी सेना ने किया वहां पर के लिए। और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रही थी वो रिक्रूटमेंट रुक गई। अरे आपको सबक लेना चाहिए। और शहीद औरंगजेब से जिसने अपनी जान दी कश्मीर के लिए, अयूब पंडित जी से, आपको शहीद अयूब पंडित जी से आप नतीजे में जो मिलिटेंट मारे गए हैं उसके मुकाबले में कितनी रोहित चहल, फिरदौस ताक, आप दोनों जब इस डिबेट में बोलते हैं ना तो हमारे दर्शक सोचते हैं आपके उस अनहोली अलायंस के बारे में, आपके नापाक गठबंधन के बारे में, आप लोगों की पॉलिसीज के बारे में। तो जब सोचिए ना, जब ये हायर मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं तो जरा गिरेबा में झांकिए। माजिद हैदरी भाई, आप तो खुश होंगे, जो भाषा महबूबा मुफ्ती बोलती थी, जो भाषा उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, अब तो वही भाषा जेएनके के गवर्नर बोल रहे हैं। भाई क्या बात है कश्मीर के पानी में, जम्मू कश्मीर का पानी तो मतलब एकदम कमाल का है। जी देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूं तो मैं सियासतदानों की तरह ना खुश होता हूं ना नाराज होता हूं। मैं अपनी बात एज पत्रकार सामने रखूंगा। देखिए, आपने 2 चीजों की बात की, एक तो राज्यपाल जी ने जो बात की है और दूसरा जो कश्मीरी पंडित भाइयों के हमारे की बात है। सबसे पहले मैं पंडित भाइयों की बात करूं कि पिछले 4 साल में बीजेपी ने सिर्फ इनका वादा किया रिहैबिलिटेट करने का, कोई रिहैबिलिटेशन नहीं की। और दूसरी चीज, जो इनके केसेस रीओपन करने थे कि पंडित भाइयों को किसने मारा, बीजेपी ने उस पर एक ऑर्डर भी नहीं निकाला कि वो केसेस प्रोब होते नहीं से कि भाई इन भाइयों को किसने मारा, कैसे ये चले गए यहां से, वो बीजेपी ने नहीं किया। वो एक नौटंकीबाज पार्ट था इसका। दूसरा नौटंकीबाज जो यहाँ पे हमारे ये जो पीडीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये आज बात कर रहे हैं कि जी जवानों को बचाने की जरूरत है। इनकी हुकूमत ने तो सबसे ज्यादा जवानों को मारा, इन्हीं ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया। और राज्यपाल जी ने जो बात की है, देखिए उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया बच्चे, उनने आतंकवादी नहीं कहा, उनने कहा ये बच्चे हैं।
तो बच्चों को मारने का काम जो होता है, मैं राज्यपाल जी से कहना चाहता हूं, बच्चों को सिर्फ एक ही जो एक जानवर है वो मारता है, और वो होता है एनोकोंडा। तो ये एनोकोंडा की पॉलिसी खत्म करने की सर, बच्चों जानवरों को उसी तरीके से मारा जाता है जो जानवर जैसा होता है। बच्चों को वो बच्चे नहीं है जो हथियार उठाते हैं, वो जानवर है। और जो जानवर अगर खुंखार होने का अगर काटने की कोशिश करता है तो उसको उसी तरीके से मारा जाता है। क्या ये एनोकोंडा सरकार चल रही है? क्या बच्चों को मार रहे हैं? जो सरकार बच्चे नहीं है, वो जिनको आप भटके हुए नौजवान कह रहे हैं वो आतंकवादी है, और आतंकवादियों को जिस भाषा में जवाब देना चाहिए उसमें हमारी सेना दे रही है वहां पर। और आप लोग आप बोल रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। आप आज खुद एक्सपोज आप लोगों की एक्सपोज तो आप लोग हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे प्रोड्यूसर साहब, पिछले 5 सालों में क्या कोशिशें की गई हैं सरकार की तरफ से, वो सारा डेटा आपके सामने रखें, क्योंकि यहाँ पर हम पुनर्वास ऑफर की बात कर रहे हैं। अमित रैना जी, अभी तक क्या संभव कोशिश नहीं की गई कि मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए कश्मीर के युवा को? और यहाँ पर हम आंकड़ों के जरिए रख रहे हैं। देखिए, 2004 में एक अशारो 43 करके ऑर्डर आया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो मिलिटेंट टेररिस्ट कारण मारे जाते हैं उनके बच्चों को कंपनसेटरी जॉब नौकरी दी जाए और उन्हें मंथली कुछ स्टाइपेंड दिया जाए। 2010 में उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करके जो मिलिटेंट सरेंडर करते हैं, टेररिस्ट पाकिस्तान से वापस आते हैं, उन तक एक्सटेंड कर दिया। तो यानी जो टेररिस्ट सरेंडर करता है उसको 10,000 रुपए का मंथली पेंशन, और उसके अलावा उनके बच्चों को कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरी मिलेगी। और उसके बाद भी कितनी कन्वर्शन हुई है, कितने लोगों ने हथियार छोड़ दिए, ये डेटा सबके सामने है। इसके अलावा है आपके पास वो डेटा? क्या है नहीं, आई थिंक दो केसेस हैं टोटल। इसके अलावा 2010 में उमर अब्दुल्ला ने खुद कुछ 5-6 हजार बच्चों को छोड़ा स्टोन पेल्टिंग के केस में। पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ 10,000 बच्चों को छोड़ा। इसके अलावा जो स्टोन पेल्टर्स इंजर्ड हुए 2016 में, उनको महबूबा मुफ्ती सरकार ने कहा हम उनको गवर्नमेंट जॉब देंगे। उसके बाद भी आपकी लेवल ऑफ वॉइस इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कम हुई नहीं हुई। तो ये सोच बड़ी गलत सोच है कि इकोनॉमिक बेनिफिट देने से मेरे वॉयलेंस कम हो जाएंगे। ठीक है। और जहां तक कश्मीरी पंडितों की बात है, आपने पैकेज पे पैकेज, क्लियर पैकेजेस निकाले हैं टेररिस्टों के सरेंडर के लिए। आपसे 10 एकड़ जमीन नहीं पहचानी गई कश्मीर में उनके वापस रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं 100 एकड़ की बात नहीं कर रहा, मैं एक टाउनशिप की बात नहीं कर रहा। 10 एकड़ जमीन भी नहीं पहचानी गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन को लेकर। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने बयान दिया कश्मीर पंडित रिहेबिलिटेशन को लेकर। अगर उनसे आज बीजेपी सरकार से पूछा जाए प्लान क्या है, तो प्लान के नाम पे 0। ठीक है, अच्छा सवाल है, आपके बगल में ही बैठे रोहित चहल, दे दीजिए जवाब। आदित्य जी, मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर कोशिश सरकार की लगातार जारी है कि किस तरीके से वहां पे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए। और आप देखिए, मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन एक शुरुआत हुई। आज बारामूला एक आतंकवाद मुक्त हुआ। जितने भी आतंकवादी थे उनको सामना, देखिए मैं कह रहा हूं, कश्मीरी जहां पंडितों की बात है रिहेबिलिटेशन, जब तक वहां पे सिचुएशन सही नहीं होती, मुझे लगता है रिहेबिलिटेशन उनको वापस जाना एक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक वहां पर इशू है। तो पूरी तरीके से ऑल आउट ऑपरेशन चलाया गया सरकार की तरफ से, और सरकार वहां पर कोशिश ये कर रही है कि अगर अगले 20 साल भी कश्मीर में आतंकवाद हालात नहीं सुधरे तो कश्मीरी पंडित 20 साल और बाहर रहे। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, हमारी कोशिश तो क्या प्लान है जल्द से जल्द बीजेपी गवर्नमेंट के पास? सिंपल सवाल वहां पर चाहते हैं कि कश्मीर का जो चाहते हैं तो वहां पर डेवलपमेंट हो, लोग आतंकवाद छोड़ के, जिस तरीके से अभी आप डेवलपमेंट की वहां पे बात कर रहे थे, मैं आपको उदाहरण 5 मेडिकल कॉलेज छोड़े गए, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, IIT IIMs खोले गए हैं। सुन लीजिए, रोजिला टनल वहां पर खोले गए। मैं कह रहा हूं, लेकिन रिहेबिलिटेशन मैं वही कह रहा हूं, देखिए सरकार हमारी तरफ से प्रयास में। आप लोग एक तो सवाल का जवाब नहीं देते। आपसे अमित रैना जी ने एक सवाल कहा, कहते चाहने को तो मैं 30 साल से चाह रहा हूं घाटी में वापस लौट जाऊं, यही कह रहे थे ना अमित रैना जी। लेकिन दिक्कत चाहने से बात नहीं बनती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा। तो फिर वादे हम मत चाहते हैं कीजिए हमारे ना जो कश्मीरी भाई हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जो सुरक्षा है। रोहित जी, मेरा यही सवाल है, अगर 20 साल तक हालत नहीं सुधरेंगे तो कश्मीरी पंडित क्या अर्धशतक बिताएंगे? देखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हालात सुधर रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर आतंकवाद पे रोक लगाने का काम आपका प्लान क्या है रिहेबिलिटेशन का? आपसे तो 10 एकड़ जमीन नहीं आइडेंटिफाई करी गई। देखिए, 10 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन, महबूबा मुफ्ती ने बोला जमीन नहीं दूंगी। आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं। आप फिर भी सरकार में चलते रहे। नहीं, हमने महबूबा जी के साथ जो सरकार चल रही थी उसको गिराया। मिनिमम प्रोग्राम पे हम सरकार चला रहे थे, जिस तरीके से आतंकवादियों देखिए आतंकवादियों को छोड़ने का, पत्थरबाजों छोड़ने का काम किया हमने, सरकार को छोड़ दिया। हमें जरूरत नहीं। देखिए, देश की सुरक्षा, देश पहले है, बाद में सरकार है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन देश पहले रहना चाहिए। हमारे लिए जरूरी है हमारे कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, उनकी सुरक्षा पहले हमारे लिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं एक और चीज कह देता हूं। मैं पीडीपी कश्मीर में मंदिरों की हालत
हालत बड़ी खराब है, कश्मीरी पंडित धरोहर की हालत बहुत खराब है, उसको लेकर एक श्राइन, टेम्पल एंड श्राइन बिल लाया गया। आपको पता है उसको किसने अपोज किया? उसको अपोज किया बीजेपी ने। उसको अपोज किया बीजेपी ने। तो और उसके बाद जब बीजेपी ये अपोजिशन में अपोज किया, जब उमर की सरकार थी, उसके बाद जब सरकार आई बीजेपी की, नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वादा किया कश्मीरी पंडितों से, जिस दिन मेरी सरकार केंद्र में आएगी उस दिन श्राइन बिल आएगी। उसके बाद जेएनके में भी सरकार आई बीजेपी की, मगर वो बिल कभी नहीं आया। देखिए, मैं फिर एक अश्योरिटी देना चाहूंगा, जल्द से जल्द हमें लगता है कि जल्दी ही कश्मीरी जो मेरे हमारे साथी हैं, पंडित हैं, भाई हैं हमारे, उनका जल्दी ही वहां पर पुनर्वास होगा। देखिए, आतंकवाद वहां पर जब तक खत्म नहीं होगा, सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरीके से वहां पर आप हालात देखें सुधर रहे हैं, कितने जल्दी उनकी वापसी मुझे लगता है होगी। कितने लोगों का केस फास्ट ट्रैक हुआ है, कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ है? जीरो। कितने लोगों का कन्विक्शन किया आप लोगों ने? कितने लोगों का केस? यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिस पे 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग का केस है, वो तक आपसे फास्ट ट्रैक नहीं हुआ। सीबीआई आरटीआई में रिप्लाई करती है कि ये 16 साल से केस चल रहा है, हमें इसका स्टेटस नहीं पता। वायुसेना, एयरफोर्स रिप्लाई करके हमें नहीं पता। आपने एक केस फास्ट ट्रैक नहीं किया। ठीक रोहित सर जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज नहीं है। आतंकवाद, जहां आपने कहा फास्ट ट्रैक तो आतंकवादियों को हो रहा है। जो आतंकवादी पाकिस्तान के कहने पर अगर वो कर रहा है तो उसको 72 हुरों के पास पहुंचाने का हमारी सेना वहां पर कर रही है। तो बिल्कुल हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिले है, थोड़ी सी लेट है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही उम्मीद है कि वहां पर हालात ठीक होंगे और कश्मीरी पंडित भाई हमारे वापस जाएंगे। मैं समझती हूँ आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन सेना के क्रेडिट में आपको नहीं लेने दूंगी। जनरल सेना, जिस दिन बारामूला को स्थानीय आतंकियों से मुक्त घोषित किया जाता है, उसी दिन गवर्नर सत्यपाल मलिक आतंकियों को पुनर्वास का ऑफर देने की बात करते हैं। क्या सेना और गवर्नर सेम पेज पर नहीं है? देखिए आदित्य जी, विडंबना यही है। विडंबना है कि हम बार बार भूल जाते हैं कि ये हाइब्रिड वॉर है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। हम इसको ले लेते हैं कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है, और वहां के लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी नैरेटिव को चेंज करना चाहती है। और देखिए, पूरे देश को बरगला करके, सेना को बरगला करके, ऑपरेशंस को बरगला करके लोगों ने रख दिया है। 30 साल से ये विडंबना है, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। 30 साल से हम कहते हैं सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कभी भी नहीं कहते कि हम ऑल आउट के तरीके से इसमें जीत हासिल करेंगे, हाइब्रिड वॉर को खत्म करेंगे, प्रॉक्सी को खत्म करेंगे। और हम बार बार ये कहते हैं, अभी चहल साहब बोल रहे थे सिचुएशन कंट्रोल कीजिए। कितनी बार सिचुएशन कंट्रोल करेंगे आप? और आप इसी साइकिल में घूमते रहेंगे। और देखिए, जो रैना साहब बोल रहे थे, ये कभी नहीं होने वाला है यदि आप इस अप्रोच को लेकर चलते हैं। एक टर्म बेस्ड अप्रोच नहीं हो सकता। मलिक साहब का टर्म्स यदि अप्रैल में खत्म हो रहा है तो वो वो ऐसे नहीं अपने को कि वो अप्रैल में सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम। ये आने वाले समय में आप देखिएगा, ये रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। सिचुएशंस को आप कंट्रोल करते हैं, इसको हमें जीतना पड़ेगा, इस जंग को जीतना पड़ेगा। और जिनको जीतने के लिए ये कोई भी देश जो ऐसा है नहीं करता। ये विडंबना है कि इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं। ठीक सर, ठीक। फिरदौस तक आंकड़ों के जरिए हम जी न्यूज पर बता रहे हैं अभी तक कितनी ज्यादा पैसा, कितने सारे पैकेजेस। थोड़ी देर पहले आपने अमित रैना को कहते हुए सुना कैसे बार बार कोशिश की गई कि मेन स्ट्रीम में लाया जाए और जो युवा है उन्हें सही राह पर लाने की भरपूर कोशिश की गई। पर जो युवा पैसे लेकर पत्थर फेंकता है, आप उसे बच्चा बताते हैं, एक तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती जनाब। और दूसरा, अगर मैं अपने स्क्रीन पर ये आपको डेटा दिखा दूं कि अभी तक कितने पैसे दे दिए गए हैं जेएनके को, अगर ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती तो कब की खत्म हो गई होती जनाब। कम से कम प्रॉब्लम को सही जगह पर आइडेंटिफाई कीजिए। आदिति, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप शायद पिक्चर का एक पहलू देखकर ही खुश हो रही है। जहां तक इकोनॉमिक पैकेज की बात है, वो जम्मू कश्मीर में कोई एहसान नहीं है। हर स्टेट को इकोनॉमिक पैकेज मिलता है और खासकर हिली स्टेट के लिए 16% का पैकेज है जेएनके के लिए। पूरे पैकेजेस में से 16% एहसान है, बिल्कुल एहसान है। 16% 1% की पॉपुलेशन है जेएनके की, 16% का पैकेज आता है। एक तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सुनना नहीं चाहते। ये आप सब इस्तेमाल करना बंद करिए, एहसान है, बिल्कुल एहसान है। 1990 जब से मिलिटेंसी शुरू हुई, 2004 तक 2003 तक। फिरदौस तक, आप ही के आर्गुमेंट के साथ जा रही हूं। अब
भाई भारत की स्टेट है, भारत देता है पैसे, भारत की जिम्मेदारी है। आदित्य, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा सर। तो यानी जो भारत की स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाता है, जिसे आप बच्चा कहते हैं, वो सही मायने में आतंकी है। कम से कम बोलिए, आज दिखाइए जिगर, बोल दीजिए। जब आप कहते हैं भारत के स्टेट के तौर पर जिम्मेदारी है, तो बोलिए आतंकी है। फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की स्टेट आप आतंकवादियों के लिए पैसा भेज रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1% पॉपुलेशन हथियार उठाए हुए है, बाकी 99% पॉपुलेशन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप मानते हैं ना, चंद मुट्ठी भर आप जैसे जो आपके जो जहर भरने में लगे आप जैसे लोग हैं, बाकी पूरा कश्मीर जो है अमन शांति चाहता है, वो भारत के साथ रहना चाहता है, वो अमन चाहता है, वो कश्मीरियत में, इंसानियत में, जमहूरियत में विश्वास रखता है। और वही आप उन्होंने पंचायत के हाल ही में इलेक्शन हुए, सिविक बॉडी के इलेक्शन में आतंकवादियों के और जो उनके समर्थक हैं उनके मुंह पे तमाचा मारा है कश्मीर के लोगों ने। लेकिन एक और बात कह देता हूं, जो आतंकवाद के, जो पाकिस्तान के इशारे पे आतंकवाद बंदूक उठाता आतंकवादी, उसको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारी सेना करेगी। ठीक है, आप वो बच्चे नहीं है। रोहित चहल, आप सेना के पीछे छिपना बंद कीजिए। तो ये वर्बल डायरिया का कोई इलाज अभी तक साइंस में नहीं आया है। सर आप लोग हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो बीमारी है और उसको निकालने का काम वहां पे सेना कर रही है। रोहित चहल, एक मिनट। आपको बहुत बड़ी बीमारी है कि आप सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप सुनना चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप देश को सही पिक्चर देखना नहीं देना चाहते। अच्छा, आप देश को नहीं देखना चाहिए सही पिक्चर, जो प्रॉब्लम ही नहीं जानते। देखिए, जहां तक पीस, अब आदिति अगर आप बुला रही हैं, फिर आप सुनिए। आप कम से कम हमें भी मौका दीजिए। अगर आपने नहीं सुनना, बता दीजिए। आई विल लीव योर प्रोग्राम। एक मिनट रुक जाइए। देश को दिखाना चाहते हैं। जहां तक पीस एफर्ट्स की बात है, 1990 से 2003 तक पीस एफर्ट्स नहीं हुए, मिलिटेंसी बढ़ती रही। 2004 के बाद, 2003 के बाद पीस एफर्ट्स हुए, और आज जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है मिलिटेंसी खत्म हुई है। देखिए जम्मू रीजन ये नैरेटिव पैदा करते हैं जो टास्क ऑफ पीडीपी के हैं, जहां पे मिलिटेंसी का इफेक्ट बहुत ज्यादा था। पूरे के पूरे नैरेटिव चेंज कर दिया जम्मू कश्मीर की। ऐसा नहीं है कि पीस एफर्ट्स का प्रॉक्सी वार जो चल रहा है, हाइब्रिड वॉर चल रहा है, उसको इंटरनल वॉर कर दिया इन्होंने डिक्लेयर। कश्मीर के दूसरे हिस्से से हथियार छोड़कर, भैया मेरे हथियार छोड़कर वापस कश्मीर आए हैं, और आज आप जिंदगी गुजार रहे हैं। 12,000 स्टोन बच्चा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? हाइब्रिड जो इतना हजारों करोड़ रुपया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जा कहाँ रहा है? टेररिज्म के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। मैडम देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो पैसा दिया जाता है ये सिटीजन्स का राइट बनता है, तो आप कैसे एहसान की बात करो। दूसरी बात, आपके अमित शाह जी खुद कहते हैं कोई ड्यूटी नहीं है भेजा, या वो अब्दुल्ला खानदान ने खाया या मुफ्ती खानदान ने खाया। आम इंसान को उस पैसे का फायदा कभी नहीं मिला। वो सारा ही अब्दुल्ला आज जम्मू एंड कश्मीर में खास करके ये जो 4 ये जो नोट की बात है ना, वो पैसा भारत सरकार ने दिया ना, वो सब ये 2 खानदान खाते हैं, मुफ्ती खानदान और अब्दुल्ला खानदान। जाके इनका प्लॉट करें, इनकी प्रॉपर्टियां कितनी हैं। एक मुसलमान पंडित भी मिलता। और मैं रैना साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, रैना साहब जब पंडित कम्युनिटी कांग्रेस के साथ थी ना, आप लोग बहुत आबाद थे। जब ये कुछ सुशील पंडित जैसे लोग आ गए ना, और आप लोग जब तक आप आईएसआई के साथ नहीं थे तब तक कश्मीर आबाद था। जब तक आप आईएसआई के साथ नहीं थे तब तक कश्मीर आबाद था। जब तक आप आईएसआई के साथ नहीं थे तब तक कश्मीर आबाद था। जब तक आप हिजबुल मुजाहिदीन के साथ नहीं थे तब तक कश्मीर आबाद था। ठीक है, तो आप अपने गुनाह किसी और के सर पे ना छुपाएं। ठीक है, आप जैसे लोगों के कारण ही आज मैं दिल्ली में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, कश्मीर में बैठ के नहीं कर पा रहा हूँ। कह रहा हूँ कि आरएसएस की चमचागिरी बंद करें। बिल्कुल, आप आईएसआई की चमचागिरी बंद करिए। आईएसआई के चमचों से मुझे ज्ञान नहीं मिलना है। पाकिस्तान में डिक्टेट की हिंदुस्तान बहुत शुक्रिया। ऐसी डिबेट्स जिनमें दर्शकों को कुछ समझ में ना आए, ऐसी डिबेट्स की कोई मायने नहीं होती। इसलिए लगातार जी न्यूज़ पर हमारी कोशिश होती है कि आपको हर बात का मतलब समझाएं। लेकिन फिरदौस ताक साहब, उम्मीद है आपको हमारी बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन आपको माजिद हैदरी के आरोप जरूर समझ में आ गए होंगे। जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर आपको और एनसी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया।